नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा पर भड़के राकेश टिकैत, बोले याद रखना मंच पर कब्जा किया तो बक्कल उधेड़ दूंगा। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लोकतांत्रिक क्रांति होगी। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूपी में जाति का नहीं खेत का समीकरण करेगा काम, राकेश टिकैत का बड़ा बयान। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन से उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बीजेपी पर भड़के टिकैत, बोले याद रखना मंच पर कब्जा किया तो बक्कल उधेड़ दूंगा। जी हां दोस्तों, गाजीपुर बॉर्डर पर भाजपा कार्यकर्ताओं और किसानों के बीच हुई भिड़ंत के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने चेतावनी देने के लहजे में कहा कि यहाँ कोई मंच पर कब्जा करने की कोशिश करेगा तो बक्कल उधेड़ देंगे, ये लोग फिर प्रदेश में कहीं नजर नहीं आएंगे। टिकैत बोले कि वे यहाँ आकर अपने किसी नेता का स्वागत करना चाह रहे थे, ये कैसा हो सकता है? यह मंच किसानों का है, किसान संयुक्त मोर्चे के बैनर तले एकजुट है। यदि किसी को यहाँ आना है तो भाजपा छोड़कर आ जाए, मोर्चे में शामिल हो जाए। उन्होंने कहा कि यहाँ यह दिखाने की कोशिश की गई कि हमने गाजीपुर के मंच पर भाजपा का झंडा फहरा दिया, यह बिल्कुल गलत बात है। ऐसे लोगों के बक्कल उधेड़ देंगे। किसान नेता ने पुलिस पर भी गड़बड़ी फैलाने वालों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता पिछले 3 दिन से आ रहे हैं, पुलिस उन्हें संरक्षण दे रही है, पुलिस गुंडई छोड़ दे, बीजेपी की वर्कर ना बने। यह सारा कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ है। किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों की ओर से पथराव के आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि किसी किसान ने पत्थर नहीं चलाए उन्होंने, लेकिन यदि अब कोई आया तो उसकी गाड़ी नहीं निकलने दी जाएगी। यहाँ पर गोला लाठी का सामान तैयार है, यदि कोई मंच की तरफ आएगा तो कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने भाजपा पर आंदोलन पर कब्जा करने की कोशिश का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी देने के अंदाज में कहा कि यदि यह रोज रोज होता रहा तो उनका इलाज कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बारे में वो भी मामला दर्ज कराएंगे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि नवनियुक्त प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि के स्वागत के लिए यूपी गेट पर आए भाजपा कार्यकर्ताओं की गाड़ियों का काफिला जब एक्सप्रेस वे फ्लाईओवर पर दिल्ली से गाजियाबाद वाली लेन पर किसानों के मंच के सामने पहुंचा तो वहां किसानों और भाजपाइयों में नोकझोंक हो गई। किसानों का आरोप है कि भाजपाइयों ने उन्हें अपशब्द कहे, वहीं भाजपाइयों का आरोप है कि किसानों ने अभद्रता की है, उनके खिलाफ नारेबाजी की, जिससे हालात बिगड़े। इसके बाद मारपीट और गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। भाजपाई जहां एसएसपी से शिकायत कर रहे हैं, वहीं किसान भी शिकायत तैयार कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा उत्तर प्रदेश में लोकतांत्रिक क्रांति होगी। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा नहीं बल्कि लोकतांत्रिक क्रांति होगी। अखिलेश ने ट्वीट करते हुए कहा कि आज की विघटनकारी रूढ़िवादी नकारात्मक राजनीति सत्ता के विरुद्ध एकजुट शोषित, उपेक्षित, उत्पीड़ित, अपमानित, दलित, दमित, वंचित, गरीब, किसान, मजदूर, महिला व युवाओं की नई राजनीति जन्म ले रही है और 2022 में यूपी में चुनाव नहीं लोकतांत्रिक क्रांति होगी। अखिलेश यादव ने एक अन्य ट्वीट में शिक्षक भर्ती का मुद्दा उठाया। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री के आवास के बाहर 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई अति निंदनीय है। जीवन के सबक याद कराने वाले शिक्षक भाजपा सरकार द्वारा किया गया ये अपमान व उत्पीड़न कभी नहीं भूलेंगे। क्या यही है विश्व गुरु बनने की राह? अखिलेश ने किसानों की बात भी की। ट्वीट में अखिलेश ने कहा कि आज गाजीपुर बॉर्डर पर कुछ लोगों ने जिस तरह तोड़फोड़ कर किसानों व किसान नेताओं को बदनाम करने की साजिश है, वो खेल अब देश प्रदेश की जनता समझ चुकी है। किसानों को बदनाम करके भाजपा के हाथ सालों तक कुछ नहीं आने वाला, ये भाजपा की हताशा का विभत्स रूप है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में जाति का नहीं खेत का समीकरण करेगा काम, बोले राकेश टिकैत। जी हाँ दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जातिगत समीकरण नहीं बल्कि खेत का समीकरण काम करेगा। टिकैत ने कहा कि बीजेपी को अगले साल कृषि कानूनों के चलते चुनाव में खामियाजा उठाना पड़ेगा। इस बीच दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा पर स्थित गाजीपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं और कृषि कानूनों का विरोध कर रहे आंदोलनकारी किसानों के बीच बुधवार को संघर्ष हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हंगामा उस समय हुआ जब भाजपा कार्यकर्ता उस फ्लाईओवर से अपना जुलूस निकाल रहे थे जहां 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे आंदोलनकारी किसान नवंबर 2020 से धरने पर बैठे हुए हैं, जिनमें अधिकतर भारतीय किसान यूनियन के समर्थक हैं। उन्होंने बताया कि दोपहर करीब 12 बजे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और झगड़ा शुरू हो गया तथा वे डंडों से लड़े, जिस वजह से कुछ लोग जख्मी हो गए। सोशल मीडिया पर वीडियो और तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें कथित रूप से कुछ गाड़ियां क्षतिग्रस्त हालात में दिख रही हैं। ये गाड़ियां भाजपा नेता अमित वाल्मीकि के काफिले का हिस्सा थी और वाल्मीकि के स्वागत के लिए ही जुलूस निकाला जा रहा था।
किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि यह प्रकरण 3 विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को चलने और इसे बदनाम करने की सरकार की एक और साजिश है। बाजवा ने कहा, उन्होंने किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया और एक साजिश के तहत खुद अपने वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। सरकार की यह साजिश कामयाब नहीं होने वाली है, क्योंकि पहले भी किसानों के प्रदर्शन को खत्म करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा, हम आज की घटना को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराने जा रहे हैं और अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती उसके हिसाब से अपने भविष्य की रणनीति की योजना बनाएंगे। बाजवा ने कहा, हम भाजपा द्वारा किए गए हंगामे की निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि यह हथकंडे काम नहीं करेंगे, क्योंकि किसानों का आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से पिछले 7 महीनों से चल रहा है और भविष्य में भी जारी रहेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने का दिया आदेश। राहुल गांधी बोले, सरकार को गलती सुधारने का मौका दिया। जी हां दोस्तों, देश की सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को आदेश दिया है कि कोरोना से जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों को सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुआवजे की धनराशि सरकार तय करे। इसके साथ ही इसके लिए 6 हफ्ते में गाइडलाइन बनाने का निर्देश दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया ट्विटर पर व्यक्त की है। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के उक्त आदेश की एक न्यूज हेडलाइन शेयर करते हुए लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को गलती सुधारने का मौका दिया है। कम से कम अब सरकार को मुआवजे का सही राशि तय करके पीड़ितों को राहत देनी चाहिए। ये सही दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बाबा की बढ़ सकती है मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट का रामदेव को फरमान। एलोपैथ पर दिए गए बयान का ओरिजिनल वीडियो पेश करें। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को योग गुरु रामदेव को कोरोना महामारी के दौरान एलोपैथी मेडिसिन पर दिए गए उनके बयान का वास्तविक रिकॉर्ड अदालत में दाखिल करने को कहा है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने योग गुरु की तरफ से पेश होने वाले सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी से पूछा, जो उन्होंने कहा है उसका ओरिजिनल रिकॉर्ड कहां है? आपने पूरी तस्वीर सामने नहीं रखी है। इस पर मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच को बताया कि वो रामदेव के बयान का ओरिजिनल वीडियो और उसका ट्रांसक्रिप्ट पेश कर देंगे। इस बेंच में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस ऋषिकेश रॉय भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुकुल रोहतगी को इसकी इजाजत देते हुए मामले की सुनवाई की अगली तारीख 5 जुलाई तय कर दी। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के दौरान एलोपैथी चिकित्सा पद्धति पर रामदेव की कथित विवादास्पद टिप्पणी को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बिहार और छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। रामदेव ने इन्हीं मामलों की कार्यवाही रुकवाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में आज ये सुनवाई हुई। आईएमए के पटना और रायपुर चैप्टर्स ने रामदेव की टिप्पणी को लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी कि इससे कोरोना महामारी के रोकथाम की प्रक्रिया पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। रामदेव ने अपनी याचिका में पटना और रायपुर में दर्ज प्राथमिकी को दिल्ली हस्तांतरित करने का आवेदन किया। करते हैं अगली खबर की तरफ। योगेंद्र यादव बोले, सरकार के लिए वैक्सीन तैयार कर रहे किसान पहली डोज दी पश्चिम बंगाल में, अब दूसरी यूपी में देंगे। जी हां दोस्तों, सरकार जहां नागरिकों को कोरोना संक्रमण की डोज दे रही है, वहीं दूसरी ओर किसानों ने सरकार के लिए विशेष डोज तैयार की है, जिसका पहला टीका पश्चिम बंगाल के चुनाव में लगाया जा चुका है और अब दूसरा टीका उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनावों में लगाने की तैयारी कर ली है। यह बात कितलाना टोल पर मंगलवार को आयोजित सर्वजातीय सर्वखाप महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा के नेता योगेंद्र यादव ने कही। महापंचायत की अध्यक्षता दादरी से निर्दलीय विधायक और सांगवान 40 खाप के प्रधान सोमवीर सांगवान ने की। स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संयुक्त किसान मोर्चा के नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अहंकार हो गया है। उनके अहंकार को किसान हिला दिया है, जिसके कारण वे कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला सुनाने में शर्म महसूस कर रहे हैं। किसान उनके अहंकार को स्वीकार नहीं करेंगे और फिर से दिल्ली बॉर्डर के धरने को अधिक तेज करेंगे। साथ ही किसानों ने सरकार के लिए विशेष वैक्सीन तैयार की है, जिसकी पहली डोज पश्चिम बंगाल में हुए चुनावों में लगा दी है। अब दूसरी डोज उत्तर प्रदेश में लगाने की तैयारी कर ली है। कितलाना टोल पर सर्वजातीय खाप महापंचायत में हजारों किसानों ने पहुंचकर अपना समर्थन दिया है। धरने पर आंदोलन की आगामी रणनीति बनाई है, जिसके तहत किसानों ने निर्णय लिया है कि कितलाना टोल के साथ साथ किसानों का जत्था दिल्ली बॉर्डर के लिए रवाना होगा। आंदोलन में महिला, युवा, बुजुर्ग अहम भूमिका अदा कर रहे हैं और अब किसान कृषि कानून रद्द करवा कर ही चैन की सांस लेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मिशन 2022 यूपी में भी लागू होगा केजरीवाल मॉडल, हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने मंगलवार को समाजसेवी अगस्टीन क्राउथर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए कहा कि आप 2022 के विधानसभा चुनाव में मजबूत विकल्प बनेगी और सरकार बनने पर यूपी में भी दिल्ली का केजरीवाल मॉडल लागू किया जाएगा। सभाजीत सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि जब भी वे क्षेत्र में जाएं तो यह सवाल जरूर उठाएं कि यूपी में सबसे महंगी दर पर
बिजली क्यों दी जाती है? दिल्ली में हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिल रही है। यूपी की जनता विकास के लिए केजरीवाल मॉडल लाना चाहती है, लेकिन यह तब संभव है जब आप सारे साथी हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर दिल्ली के विकास की जानकारी पहुंचाएं। प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यहाँ के हालात ऐसे हैं कि गरीब से गरीब आदमी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाहता है। दिल्ली के सरकारी स्कूल कॉन्वेंट से बेहतर हो गए हैं। एनसीआर के लोग इलाज के लिए भी दिल्ली के अस्पतालों में जाते हैं। दरअसल यूपी में लोगों का भरोसा सरकार से उठ चुका है। प्रदेश प्रवक्ता महेंद्र सिंह ने कहा कि जाति धर्म से परे हटकर विकास की राजनीति करने वाली आम आदमी पार्टी यूपी की रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना से मौतों पर देना ही होगा मुआवजा, राशि खुद तय करे केंद्र, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए निर्देश दिया है कि जिनकी मौत परिवारों को मुआवजा दे। हालांकि ये मुआवजा कितना होना चाहिए ये खुद सरकार को तय करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि कोविड से हुई मौतों पर 4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दिया जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही एनडीएमए से कहा है कि ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे कम से कम मुआवजा दिया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह कोविड से जुड़े डेथ सर्टिफिकेट को जारी करे। जो सर्टिफिकेट पहले ही जारी हो गए हैं उनमें सुधार किया जाए। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमए के अधिकारियों को फटकार भी लगाई। क्या थी याचिकाकर्ताओं की अपील? बता दें कि इस मामले में कई याचिकाकर्ताओं द्वारा अपील की गई थी कि कोरोना से जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों को आपदा एक्ट के तहत 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। याचिकाकर्ता द्वारा इसके अलावा याचिका में कोविड डेथ सर्टिफिकेट को लेकर भी सवाल किए गए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र राज्य सरकारों से जवाब तलब किया था। केंद्र सरकार ने क्या दिया था हलफनामा? हालांकि केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो दिया गया था उसमें सरकार ने ऐसा करने में असमर्थता जताई थी। केंद्र सरकार द्वारा कहा गया था कि ऐसा करना संभव नहीं है। इसकी बजाय सरकार का फोकस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर है। केंद्र की ओर से ये भी जानकारी दी गई थी कि 4 लाख रुपए का मुआवजा किसी आपदा में मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को दिया जा रहा है, लेकिन किसी महामारी के वक्त में ऐसा नहीं किया जा सकता है। गौरतलब है कि भारत में कोरोना वायरस का कहर पिछले करीब 1.5 साल से जारी है। देश में अब तक इस महामारी के कारण करीब 4 लाख लोगों की जान चली गई है। हाल ही के वक्त में कोरोना की दूसरी लहर का असर कुछ हद तक कम होने लगा है, लेकिन एक्सपर्ट्स अभी भी तीसरी लहर की चिंता व्यक्त कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी विधानसभा चुनावों में कौन सी 100 सीटों पर नजर लगाए हैं असदुद्दीन ओवैसी? जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हैदराबाद से सांसद व ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी यूपी में अपना सियासी आधार बढ़ाने के लिए 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ओवैसी की नजर भले ही सूबे की मुस्लिम बहुल सीटों पर है, लेकिन पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से लेकर सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर तक में चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में करीब 20% मुस्लिम मतदाता हैं और सूबे की कुल 143 सीटों पर मुस्लिम अपना असर रखते हैं। इनमें से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है, जबकि 73 सीटें ऐसी है जहां मुसलमान 30% से ज्यादा हैं। सूबे की करीब 3 दर्जन ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां मुस्लिम उम्मीदवार अपने दम पर जीत दर्ज कर सकते हैं और करीब 107 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां अल्पसंख्यक मतदाता चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं। सूबे की इन्हीं सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की खास नजर है, जहां से चुनावी मैदान में कैंडिडेट उतारने की तैयारी है। यूपी की इन सीटों पर एआईएमआईएम लड़ेगी चुनाव। एआईएमआईएम के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने आज तक से बताया, 2022 में पार्टी ने सूबे की जिन 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है उन्हें चिन्हित कर लिया गया है। यूपी की 75 जिलों में से 55 जिलों की सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है, जिनमें से ज्यादातर सीट पश्चिमी यूपी की है। इसलिए पश्चिमी यूपी में हम अपने 60% कैंडिडेट उतारेंगे और पूर्वांचल में 30% होंगे, जबकि सेंट्रल यूपी में हम 10 से 15 सीटों का टारगेट लेकर चल रहे हैं, जिनमें कानपुर, लखनऊ, सीतापुर और सुल्तानपुर जिले की सीटें शामिल हैं। उन्होंने बताया कि पश्चिमी यूपी की बरेली, पीलीभीत, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, संभल, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, आगरा और अलीगढ़ जिले की विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए चयन किया गया है। ऐसे ही पूर्वांचल में गोरखपुर, श्रावस्ती, जौनपुर, बस्ती, गाजीपुर, आजमगढ़, वाराणसी, बहराइच, बलरामपुर, संत कबीर नगर, गोंडा, प्रयागराज और प्रतापगढ़ जिले की सीटों को चिन्हित किया गया है। पिछले एक सप्ताह में 50 से ज्यादा लोगों ने चुनाव लड़ने का आवेदन किया है। हर एक सीट पर 3 से 4 संभावित नाम आए हैं और हम सितंबर-अक्टूबर तक अपने सभी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर देंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उन पर मुस्लिम वोटरों की संख्या 35 से 45% तक है। इतना ही नहीं, इन सीटों पर मुस्लिम मतों के सहारे अभी तक सपा, बसपा और कांग्रेस के विधायक ही जीत दर्ज करते रहे हैं। ऐसे में ओवैसी के इन सीटों के चुनावी मैदान में उतरने से सपा, बसपा और कांग्रेस के लिए नई चुनौती खड़ी हो सकती है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव पर जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह का बड़ा ऐलान, बताया अपना प्लान। जी हां दोस्तों, यूपी चुनाव को लेकर बिहार में राजनीति तेज हो गई है। इसको लेकर प्रदेश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी चुनावी रणनीति बना रही है। इसी क्रम में मंगलवार को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने घोषणा कर दी कि जेडीयू यूपी विधानसभा के चुनाव में अपना प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। आरसीपी सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे यह अभी तय नहीं है, लेकिन हम इस बार यूपी विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे, यह तय है। बताते चले कि वर्ष 2022 की शुरुआत में देश के 5 राज्यों में एक साथ विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन पूरे देश की नजर उत्तर प्रदेश इलेक्शन पर टिकी है। उन्होंने कहा कि पिछली बार वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने के कारण पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में काफी मायूसी थी। हमने उनसे मिले फीडबैक के आधार पर इस बारे में मन बना लिया है कि यूपी विधानसभा का चुनाव लड़ा जाए। दिल्ली में इस बात को लेकर पार्टी के नेताओं में बातचीत जारी है। बहरहाल जेडीयू ने यूपी में चुनाव घोषणा तो कर दी है, लेकिन जेडीयू उत्तर प्रदेश में अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी या फिर एनडीए के सहयोगी के रूप में चुनाव लड़ेगी, इस पर अभी पत्ता साफ नहीं किया है। इस सवाल पर आरसीपी सिंह ने कहा कि पहले वह अपनी पार्टी की स्थिति का आकलन करेंगे, फिर गठबंधन की बातचीत करेंगे। फिलहाल जेडीयू एनडीए का पार्ट है और दिल्ली विधानसभा चुनाव में वह एनडीए के सहयोगी के रूप में 2 सीटों पर चुनाव लड़ चुकी है। यूपी में अभी तय नहीं हुआ कि जेडीयू किसके साथ चुनाव लड़ेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 2022 विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी कांग्रेस, इच्छुक नेताओं से मांगे बायोडाटा। जी हां दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने 2022 के विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। बागपत में जहां संगठन को ग्राम पंचायत स्तर पर मजबूत करने का संकल्प लिया जा रहा है, वहीं विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं से बायोडाटा भी मांग लिए हैं। इसको लेकर संगठन सर्जन अभियान के अंतर्गत वात्यायन पैलेस में कांग्रेस कमेटी और अनुसांगिक संगठनों के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इसमें संगठन को मजबूत करने की शपथ दिलाई गई। जिला कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र अवाना व जिलाध्यक्ष डॉक्टर यूनुस चौधरी ने सभी ब्लॉक अध्यक्ष, न्याय पंचायत अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों को संगठन मजबूत करने का संकल्प दिलाया। ग्राम पंचायत स्तर पर संगठन खड़ा करने के निर्देश दिए। साथ ही विधानसभा चुनाव के लिए इच्छुक नेताओं से बायोडाटा जमा करने का आह्वान किया। जिलाध्यक्ष डॉक्टर यूनुस चौधरी ने कहा कि 2022 की बड़ी चुनौती है, योगी सरकार हर मोर्चे पर नाकाम है। जिला प्रभारी राजेंद्र अवाना ने कहा कि कांग्रेस यूपी की सत्ता से बाहर है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पढ़े लिखे नौजवान सड़क किनारे पकौड़ा तलने पर मजबूर, रोजगार को लेकर राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश में रोजगार की स्थिति को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पढ़े लिखे युवा सड़क किनारे पकौड़े तलने पर मजबूर हैं। उन्होंने ट्विटर पर एक न्यूज रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, पढ़े लिखे नौजवानों के माता पिता उन्हें रिक्शा खींचने या मजदूरी करने या सड़क किनारे पकौड़े तलने पर मजबूर होता देख रहे हैं। भविष्य छीनकर मोदी सरकार ने उन्हें आत्मनिर्भर कर दिया। राहुल गांधी ने रोजगार को लेकर हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा था। टाइकैथॉन 2021 के प्रतियोगियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद के बाद पिछले गुरुवार को उन पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा था कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के क्षेत्र में रोजगार देने वाले ही बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ध्यान भटकाकर देश के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। इससे पहले आज दिन में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणाओं को लेकर कहा, वित्त मंत्री के आर्थिक पैकेज से कोई परिवार अपने रहने खाने, दवा, बच्चे की स्कूल फीस का खर्च वहन नहीं कर सकता। पैकेज नहीं, एक और ढकोसला। वहीं पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा, कुछ बुनियादी सच्चाई, कोई बैंकर कर्ज के बोझ तले दबे कारोबार को ऋण नहीं देगा। कर्ज के बोझ से दबे या नकदी की किल्लत का सामना कर रहे कारोबार अब और अधिक कर्ज नहीं चाहते, उन्हें कर्ज से इतर पूंजी की जरूरत है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया, उस स्थिति में मांग से अर्थव्यवस्था में गति नहीं आएगी जहां नौकरियां खत्म हो गई हो और आय कम हो गई हो। इस संकट का एक समाधान यह है कि लोगों के हाथ में पैसे दिए जाएं, खासकर गरीबों और मध्यम वर्ग की मदद की जाए। निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कोविड महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से स्वास्थ्य क्षेत्र में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की ऋण गारंटी योजना समेत विभिन्न उपायों की घोषणा की थी। साथ ही उन्होंने एमएसएमई क्षेत्र के लिए आपात ऋण गारंटी योजना के तहत सीमा 50% बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपए किए जाने का ऐलान भी किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में जेडीयू भी ठोकेगी ताल। जी हां दोस्तों, इसका पूरा जिम्मा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी को दिया है। त्यागी यूपी एवं बिहार से 4 बार सांसद रह चुके हैं। उनके पास पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, मुलायम सिंह यादव समेत कई वरिष्ठ नेताओं के साथ यूपी में काम करने का अनुभव रहा है। संगठन की क्षमता भी है। दरअसल यूपी में पार्टी अपने हर तरह के समीकरण का आकलन कर रही है। त्यागी ने आईएनएस से बातचीत में बताया कि जनता दल यूनाइटेड 2022 में यूपी का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। अगर बीजेपी गठबंधन करेगी तो ठीक है, वरना हम अकेले ही मैदान में उतरेंगे। इसके अलावा अन्य किसी भी दल से भी अभी तालमेल करने की नहीं सोच रहे हैं।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों के ड्रोन हमलों से निपटने के लिए ठोस नीति बनाई सरकार, जम्मू ड्रोन अटैक पर बोली कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में वायुसेना के एक स्टेशन पर ड्रोन से बम गिराए जाने की घटना के बाद मंगलवार को कहा कि सरकार को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों के ड्रोन हमलों से निपटने के लिए ठोस और समग्र नीति बनानी चाहिए। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार को हेडलाइन मैनेजमेंट करने की बजाय इस विषय पर रक्षा विशेषज्ञों से परामर्श लेने की जरूरत है। सुरजेवाला ने ट्वीट किया, सशस्त्र ड्रोन हमला सुरक्षा बलों और सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए वास्तविक खतरा है। परिपत्रों और नियमों में संशोधनों की बजाय एक विश्वसनीय और समग्र नीति एवं कदम इस वक्त की जरूरत है, ताकि कुख्यात ISI समर्थित और पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों के हमलों से निपटा जा सके। उन्होंने कहा, आशा करता हूं कि बीजेपी सरकार इससे अवगत है कि ISI और पाकिस्तान में मौजूद आतंकी समूह चीन के हेलीकॉप्टर और ड्रोन का सीमा पार हथियार गिराने के लिए करते हैं और चीन ने इन्हें सीपेक में इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान को भेंट किया है। कांग्रेस महासचिव ने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार को यह पता होना चाहिए कि ऊंचाई वाले इलाकों के लिए चीन ने पाकिस्तान को 50 विंगलोंग 2 सशस्त्र ड्रोन बेचे हैं। उन्होंने संसद में पूछे गए कुछ प्रश्नों का हवाला देते हुए कहा कि सरकार इससे जरूर अवगत होगी कि सांसदों ने ड्रोन हमलों के मुद्दे पर बार बार सवाल पूछे हैं। सुरजेवाला ने यह भी कहा, पूरा देश इस तरह के हमलों को नाकाम करने के लिए हमारे सुरक्षा बलों और सरकार के साथ खड़ा है, परंतु मोदी सरकार को इसका एहसास करना चाहिए कि हेडलाइन मैनेजमेंट करने की बजाय रक्षा विशेषज्ञों से रणनीतिक सलाह लेने की जरूरत है। गौरतलब है कि जम्मू स्थित भारतीय वायुसेना के स्टेशन में रविवार और सोमवार की दरमियानी रात एक ड्रोन से 2 बम गिराए गए थे। यह इस तरह का पहला हमला था। इस घटना में 2 लोग घायल हो गए।